नमस्कारम दोस्तों, नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं नॉर्सेट 2020 की सीरीज़ में नए एपिसोड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स विद इन द सेल्स, यानी कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल्स के अंदर। दोस्तों, ऑप्शंस हैं RER। RER का मतलब क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है आपको मैंने बता रखा है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स का एक ही काम है। क्या काम होता है भाई राइबोसोम्स का? प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम्स का क्या काम है दोस्तों? प्रोटीन बनाना। तो इसका मेन काम जो होता है वो RER का प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं है जी। SER क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में एक फंक्शन बता चुका हूं। और क्या फंक्शन मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये कुछ एक ड्रग्स को डिटॉक्सिफिकेशन में काम में आती हैं। ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में ये तो एक काम था। इनका दूसरा काम क्या है? लिपिड्स का सिंथेसिस करना है। तीसरा क्या काम है दोस्तों इनका? कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स को भी सिंथेसाइज करना है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट काम जो हैं वो किसके हैं? SER के हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं। तो ऑप्शन दोस्तों यही सही हो गया। चलिए देख लेते हैं जो दो बचे ऑप्शंस और हैं, इनके भी क्या काम है जी। गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? इसका काम प्रोटीन से रिलेटेड ही है, लेकिन मेन काम सिंथेसिस नहीं है। थोड़ा बहुत सिंथेसिस भी करता है, लेकिन सिंथेसिस काम नहीं है जी। सिंथेसिस कौन कर रहा था? राइबोसोम्स कर रहे थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रही थी, और जहां पर राइबोसोम्स अवेलेबल हैं वो ऑर्गेनेल कर दे रहा है। तो प्रोटीन तो दोस्तों बन गया, अब वो तो बनाने वाली फैक्ट्री में बन गया। अब इसकी पैकिंग का काम और इसका प्रोसेसिंग का काम जो है वो कौन करता है? पैकिंग प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट करने का काम कौन करता है? मतलब ये भैया व्यापारी है, बिजनेसमैन है। कौन? गोल्जी एपरेटस। ये प्रोटीन के पैकिंग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट का काम करता है गोल्जी एपरेटस। माइटोकॉन्ड्रिया का सबको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या जनरेट होता है भाई? ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्लस साथ में हीट बनती है बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो ATP मॉलिक्यूल्स एक तरीके के एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी की करेंसी है, इसलिए ये इनको ATP मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज भी करता है, स्टोर भी करता है, इसलिए हमने इसको नाम भी दे रखा था पावर हाउस। दोस्तों, पावर पैक मिलेगा आपको नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब वीडियोज़ के साथ में। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, इसीलिए कहता हूं कि आप नर्सिंग स्मार्ट के साथ में बन के रहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑल ऑफ द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट सेक्स सेल्स एंड अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स टर्म्ड एज। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं उसमें दो सेल्स कौन कौन सी? सेक्स सेल्स और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अलावा कौन सी सेल्स होती हैं दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स हैं। ये कौन क्या बोलते हैं भैया? इनको हम गेमिट्स बोलते हैं। गेमिट्स के अंदर क्रोमोजोम्स का नंबर क्या होता है भाई? हाफ होता है। हाफ का मतलब फुल कितना हुआ? हमारी बॉडी की जो नॉर्मल जितनी भी सेल्स हैं दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं बॉडी सेल्स को क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल्स। ठीक है जी। इनमें क्रोमोजोम्स का नंबर होता है 46, 44 इनमें से क्या होते हैं? सोमेटिक क्रोमोजोम्स होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं? दो क्या होते हैं भी? सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, जिन्हें क्या हो सकता है? XX हो सकता है जो कि फीमेल्स में, या XY मेल्स के अंदर होता है दोस्तों। तो ये सारी की सारी सोमेटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोजोम्स हैं। गेमिट्स के अंदर हाफ क्रोमोजोम्स है, मतलब 23 हैं। तो 23 का मतलब 22 प्लस X हो सकता है, 22 प्लस Y हो सकता है एक सेल के अंदर। ये तो थी दोस्तों दो इस तरीके की सेल्स, सेक्स सेल्स और सोमेटिक सेल्स। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कौन सी हो? तो दोस्तों जो कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहाँ होती हैं? जैसे कि बोन मेरो के अंदर
ब्लड सेल्स बन रही हैं तो शुरू में वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, मैच्योर नहीं होती। जो सेल्स मैच्योर नहीं हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं दोस्तों। कार्सिनोमा में भी सेल्स जो होती हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं। तो समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो क्या कहना चाह रहा है, हमारी बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स के अलावा जो सेल्स हैं वो क्या हैं, वो दोस्तों सोमेटिक सेल्स हैं। क्या हैं? सोमेटिक सेल्स हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल का पार्ट कौन सा नहीं है इनमें से? ह्यूमन सेल किसका टाइप है जी? एक तरीके की एनिमल सेल है। मैंने आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस बता दिया। सबसे चीफ डिफरेंस क्या होता है? ये एनिमल सेल, ये टिपिकल प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में भी क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में एक लेयर दोस्तों और है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्या कहते हैं दोस्तों? दीवार है, ये सेल की दीवार है, इसलिए हम इसको सेल वॉल कहते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है किसमें? एनिमल सेल और प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट जो है वो दूसरा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन क्या दोनों में है? क्या है जी। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सेल वॉल देखो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आंसर हो गया। साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स के अंदर है। तो एनिमल सेल के अंदर प्लांट सेल की तरह से सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती दोस्तों। ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म आंसर नहीं हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया आंसर नहीं हुआ, सेल वॉल जो है वो आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोजोम्स कंटेन। दोस्तों क्रोमोजोम किसका बना हुआ होता है? रट लेना आज यहीं से, रट्टा मारने का तो खैर मैं रिकमेंड करता नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ बाई हार्ट कर लेना दोस्तों। कोई भी क्रोमोजोम किससे बना होता है? कोई भी क्रोमोजोम जो है एक प्रोटीन प्लस एक डीएनए के मॉलिक्यूल से बना होता है। कोई भी क्रोमोजोम में क्या होता है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है और एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, नथिंग एल्स। ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जी, डीएनए यस, बोथ नो, नन ऑफ द अबव नो। प्रोटीन और डीएनए के मॉलिक्यूल से बना होता है। इसका मतलब क्रोमोजोम के अंदर क्या है? डीएनए है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज डन बाई। देखिए दोस्तों, हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं यानी ट्रेड्स जो हैं, वो किसकी हेल्प से जाते हैं जी? जीन्स लेकर के जाते हैं। अब जीन्स एमआरएनए, आरआरएनए, डीएनए, टीएनए, अरे यार कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। जीन्स किसके बनने होते हैं? जीन्स के अंदर क्या होता है? जीन्स एक तरीके का डीएनए ही है। जीन्स इज मेड ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों ये किसकी हेल्प से जा रहे हैं? डीएनए से जा रहे हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी कैसे हो रही है? डीएनए की हेल्प से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रासेल्युलर रिमूवल ऑफ डैमेज्ड ऑर्गेनल्स और ऑफ पैथोजेंस। देखिए दोस्तों, ये सेल, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर मान लीजिए क्या आ गया? कोई पैथोजन आ गया, कोई माइक्रोब आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया। अब उसको मार करके या तो कोई डैमेज हो गया कोई ऑर्गेनल, ठीक है ना, तो उसको बाहर निकालना है या फिर इस पैथोजन को मार करके बाहर निकालना है। तो इसके लिए स्पेशलिस्ट कौन है जी? मैंने डिस्कस किया, छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कैसे होते हैं? लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइटिक का मतलब तोड़ देने वाले, ब्रेक डाउन करने वाले। और कैसे ब्रेक डाउन करते हैं जी? वो हाइड्रोलाइसिस से ब्रेक डाउन करते हैं। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। ये इनको मारेंगे, पकड़ करके बाहर निकाल देंगे। किसकी हेल्प से? एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से दोस्तों। अब हमने एक नाम और पढ़ा था लाइसोसोम्स का। अगर ये खुद के घर में ही दुश्मन बन जाएं, यानी कि ये लाइसोसोम्स बस्ट हो जाएं, तो इनके जो लाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो सेल के अंदर रिलीज हो जाएंगे। सेल के अंदर रिलीज हो जाएंगे तो सेल को ही खा जाएंगे। इस प्रोसेस को हम ऑटोफेगी कहते हैं। और इस वजह से हम इनको लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स भी बोल देते हैं।
तो इंट्रासेल्यूलर रिमूवल ऑफ डैमेज ऑर्गेनेल्स, जो मान लो माइटोकॉन्ड्रिया कोई मर गया, गोल्जी प्रोटीन मर गया, ईआर कोई मर गई, तो उसको बाहर निकालने का या फिर पैथोजेंस को बाहर निकालने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइटोसोल कंटेन्स अ लो कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन घुमा के दे दिया। लो कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस वेरेज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन्स अ लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? दोस्तों ये सेल, ये न्यूक्लियस, रिपीट कराते जाऊंगा, इस सेल के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रोटोप्लाज्म है। लेकिन ये प्रोटोप्लाज्म अब दो तरीके से बांट दिया। यहाँ तक जो है वो साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है दोस्तों, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो एक्वस पार्ट है यानी वाटर वाला पार्ट है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। इसलिए बताया कि साइटोसोल क्या है, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का एक्वस पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं। अब इस साइटोसोल के अंदर देखो हम दो चीज़ें पढ़ते हैं हमेशा, एक सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन और एक पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन। एक सेल के अंदर होता है, एक सेल के बाहर होता है इनमें से। तो कौन सा सेल के अंदर है, कौन सा सेल के बाहर ज़्यादा है? दोस्तों पोटेशियम की मात्रा सेल के अंदर ज़्यादा होती है। इसका मतलब ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यानी कि पोटेशियम अबंडेंट, मतलब पोटेशियम ज़्यादा कहाँ है भाई? पोटेशियम अबंडेंट कहाँ पर है? सेल के अंदर है। सोडियम कहाँ पर जाता होता है? वो ECF के अंदर होता है, मतलब सेल के बाहर में क्या ज़्यादा होता है भाई? सोडियम ज़्यादा होता है। हमेशा दिमाग में रखना कि पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मोस्ट अबंडेंट केटायन है। केटायन और एनायन मैंने आपको समझाया नहीं दोस्तों, बताऊंगा एनायन क्या होता है। केटायन, केटायन कैसे दिमाग में रखोगे? केटायन ऐसे ही है ना स्पेलिंग। अब आप बोलोगे कि मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ जी, ये प्लस की तरह से दिख रहा है, तो ये केटायंस होते हैं दोस्तों, एनायन माइनस वाले होते हैं। तो द मोस्ट अबंडेंट केटायन ऑफ ICF कौन है? पोटेशियम है। द मोस्ट अबंडेंट एनायन ऑफ केटायन ऑफ ECF सोडियम है। ध्यान में रखना, इट्स सो सिंपल, ठीक है दोस्तों। ओके गुड। तो ये क्या क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अभी हम वापस। साइटोसोल यानी सेल के अंदर में ये ICF हो गया। लो कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस, नहीं जी, इसके अंदर तो पोटेशियम की ज़्यादा कंसेंट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि द मोस्ट अबंडेंट केटायन ऑफ साइटोसोल इज या ICF इज पोटेशियम। तो ये सेंटेंस जो है, और यहाँ क्या लिख दिया? लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, नहीं जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सेंटेंस गलत हो गया दोस्तों। डबल हेलिक्स ऑफ DNA इज मेंटेन्ड बाई। दोस्तों पहले तो ये देख लीजिए, ये जो डबल हेलिक्स ये कहलाती है किसकी? ये जो हेलिक्स है, डबल हेलिक्स जो है वो किसकी है भाई? DNA की जो है ये क्या है? डबल हेलिक्स है, ठीक है ना, डबल स्ट्रैंडेड है ये। एक तो ये चीज़, ये डबल हेलिक्स है तो भैया बीच में बांधना, सीडी की तरह से दिख रही है ना, सीडी के बीच में एक स्टेप होती है ना जो बांधे रखती है, उसको भी बांधे रखती है, हमारे काम में भी आती है, दोनों काम कर देती है, उसको बांधे भी रखती है दोनों के दोनों तड़े को, और हमारे चढ़ने के भी काम में आ जाती है, स्टेप्स के काम में भी आ जाती है जी। अब क्या है जी, इस स्टेप का मतलब क्या है? इसको बांध के रखा हुआ है। तो भैया DNA के अंदर ये स्टेप कौन है? ये कोई ना कोई बॉन्ड है, और ये और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए ताकि टूट नहीं जाए। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर कौन है जी? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये डबल हेलिक्स के जो DNA के अंदर डबल हेलिक्स के जो बॉन्ड हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, तोड़ नहीं सकते। दोस्ती गहरी है दोस्तों, तोड़ नहीं पाओगे। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ सर बेसिक्स करा रहे हैं, इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना, ताकि जब हम ब्लड पढ़ेंगे, कार्डियोवैस्कुलर पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी पढ़ेंगे, न्यूरो पढ़ेंगे, सारे के सारे सिस्टम पढ़ेंगे, GI वगैरह, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए चीज़ें, क्योंकि जब बेसिक्स क्लियर होगा तो, और बेसिक्स क्लियर नहीं होता तो हम अटके रहते हैं उन्हीं चीज़ों के अंदर, समझ में नहीं आती हो क्या रहा है ये चीज़ें। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ग्रुप ऑफ द सेम काइंड ऑफ द सेल्स टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन इज। दोस्तों बेसिक यानी कि बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी यूनिट सेल है। सेल मिलकर के क्या बनाती हैं दोस्तों? टिश्यू बनाती हैं। किस तरीके की सेल? एक ही तरीके की सेल, और क्या करेंगी? कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। यानी कि क्लासरूम में भी क्या करते हो भी आप, एक नेचर के बच्चे जब आपस में होते हैं, लड़के लड़कियां होती हैं, वो आपस में क्या करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं, एक ही नेचर के लोग, ठीक है ना, सेम नेचर के लोग, और फिर क्या करते हैं?
कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कॉमन फंक्शन क्या हो गया, या तो पढ़ाई करेंगे या शैतानी करेंगे या टीचर को परेशान करेंगे, ठीक है ना, तो कॉमन फंक्शन हो गया। और इसी ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं दोस्तों। तो एक ही तरीके की सेल मिल करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं और ग्रुप जो बना लेती हैं उससे हम कहते हैं टिश्यू। अब सारे के सारे अलग अलग तरीके के हो जाते हैं जी। कैसे, दो या दो से अलग तरीके के टिश्यू जो ज़्यादा टिश्यू जो मिलकर के क्या बना देते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम मिलकर के क्या बना लेता है, ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी बना देते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल है दोस्तों, समझ में आना चाहिए हमें। और कोई ये फील ना करे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, पार लगवाऊंगा आपकी। नॉर्थ से 2021 हो, DSSS हो, ESIC हो, इसके अलावा PGI चंडीगढ़, जो भी सफदरजंग वगैरह के जो भी एग्ज़ाम निकलते हैं, RRB हो, वो सारी चीज़ें अलग हो जाते हैं। लोकल लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम्स हो दोस्तों, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा जब आपकी ABCD क्या क्या गगड़े क्लियर होंगे तब, और ये क्या क्या गगड़े ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टिश्यू। दोस्तों टिश्यू का एग्जाम्पल स्टोमक टिश्यू है क्या, नहीं जी, इसमें तो बहुत सारे टिश्यू हैं। एपिथेलियम टिश्यू भी है, मसल टिश्यू भी है, तो भैया, और नर्वस टिश्यू भी आते हैं, नर्व आती हैं, तो भैया ये तो टिश्यू का एग्जाम्पल तो नहीं है, तो ऑर्गन है एक तरीके का। किडनी भी ऐसे ही ऑर्गन है। ब्लड एक तरीके का टिश्यू है, और दोस्तों ब्लड का बेचारे का खुद का ही आउटडेटेड क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, पढ़ेंगे हम इसको ब्लड के अंदर। तो ब्लड एक तरीके का टिश्यू है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक तरीके का ऑर्गन है भाई। तो ये कोई भी टिश्यू नहीं है, केवल ब्लड टिश्यू है, किडनी टिश्यू नहीं है। क्लियर है चीज़ ये आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मसल। कौन सा मसल का टाइप है जी इनमें से दोस्तों। मसल टिश्यू में तीन तरीके की मसल्स हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी मसल्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स, दूसरी पढ़ते हैं दोस्तों स्मूथ मसल्स, तीसरी पढ़ते हैं दोस्तों कार्डियक मसल्स। ठीक है जी, यहाँ देखिए स्मूथ मसल भी आ गया, स्केलेटल भी आ गया, कार्डियक भी आ गया, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, तीनों के तीनों। स्केलेटल दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे मसल्स में, और ज़्यादा हम पढ़ लेंगे इनको, लेकिन स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं दोस्तों, हमेशा एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, इनको तीनों को याद करने के लिए आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। दो दो विशेषताएं याद में रख लेना इन दो की, ठीक है ना। तो इस तीसरे की तो अपने आप याद। स्केलेटल मसल्स कौन सी, स्केलेटल का मतलब तो क्या हो गया भैया, हड्डी बोन से रिलेटेड। तो बोन्स पे जो लगी हुई है मसल, जो बोन के अटैचमेंट में जो मसल्स हैं वो सारी की सारी बोन्स के कॉन्टेक्ट वाली मसल जो है वो स्केलेटल मसल्स हैं। और दोस्तों देख सकते हो हमें चलने फिरने में हेल्प करती हैं। इसका मतलब अंडर आर कॉन्शस कंट्रोल है, ये हमारे कंट्रोल में है। इसका मतलब हमारे कहने के हिसाब से चलेंगी। तो जो बंदा कहने में हिसाब से चलेगा, मतलब हमारे कहने के हिसाब से चलेगा, इसका मतलब क्या है जी, वो वॉल्यूंटरी मसल्स हैं। क्या है जी, ये वॉल्यूंटरी मसल्स हैं। और वॉल्यूंटरी मसल्स हैं। दूसरी विशेषता, एक तो विशेषता ये होगी, दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों, इसके अंदर स्ट्राइसन्स होते हैं, ऐसे स्ट्राइसन्स या स्ट्राइप्स होती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्राइप्ड मसल्स भी बोलते हैं, या स्ट्राइटेड मसल्स भी इनको हम बोलते हैं। ये वॉल्यूंटरी हैं और स्ट्राइटेड हैं या स्ट्राइप्ड मसल्स हैं। दूसरी तरीके की जो मसल्स हैं दोस्तों इसकी एकदम से उल्टी हैं। स्मूथ मसल, मुझे बताओ स्टोमक के अंदर जो मसल है उसको आप कंट्रोल करने जा सकते हो क्या, नहीं कर सकते दोस्तों। तो स्मूथ मसल्स जो हैं वो क्या होती हैं भाई, अपनी मर्जी की मालिक हैं, इनवॉल्यूंटरी होती हैं। उल्टा हो गया, वॉल्यूंटरी का उल्टा इनवॉल्यूंटरी हो गई। दूसरी चीज स्ट्राइटेड हैं या स्ट्राइप्ड हैं, ये स्ट्राइटेड नहीं होती, तो नॉन स्ट्राइटेड होती हैं दोस्तों। ये क्या होती है भाई, नॉन स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड होती हैं, ये नॉन स्ट्राइप्ड होती हैं। तो दूसरा ये भी हो गया। कार्डियक मसल में क्या होती है, एक विशेषता तो इनमें से स्केलेटल मसल की होती है, एक विशेषता स्मूथ मसल की होती है। अब आप समझ जाना कि कौन सी विशेषता किससे है जी दोस्तों। अगर वॉल्यूंटरी वाली बात आई, मतलब कंट्रोल वाली बात आई, तो हमारे कंट्रोल में है क्या, नहीं है, इसका मतलब इनवॉल्यूंटरी है, जो कि स्मूथ मसल वाली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता कौन सी जी, कौन सी, स्ट्राइटेड वाली और नॉन स्ट्राइटेड वाली। तो स्ट्राइटेड वाली विशेषता ये तो देखो हो गई किसकी, स्मूथ मसल वाली विशेषता। तो अब बेचारी को एक स्केलेटल मसल वाली विशेषता दे दो, कौन सी, स्ट्राइटेड मसल्स। तो ये स्ट्राइटेड भी होती हैं जी, तो ना स्ट्राइप्स होती हैं, लेकिन स्ट्राइप्स के बीच में कुछ डार्कन्ड वो होती हैं भी, डिस्क होती हैं जिन्हें हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, स्टडी करेंगे उसको भी हम। तो दोस्तों तीन तरीके की मसल्स, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स, तीनों का डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। व्हाट इज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द टिश्यूज।
दोस्तों सबसे छोटी स्ट्रक्चर सेल, सेल की स्टडी को बोलते हैं हम सेल बायोलॉजी। इसके बाद में सेल्स मिलकर के क्या बना लेती हैं, सेल्स कैसी, सेम काइंड ऑफ द सेल्स टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, टिश्यू बना लेते हैं। तो टिश्यू की स्टडी को हम टिश्यू बायोलॉजी बोल दें क्या, नहीं जी, टिश्यू की स्टडी को दोस्तों हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। टिश्यू की स्टडी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। एक टर्म और है हिस्टोपैथोलॉजी। जब भी कभी हम बायोप्सी में कोई टिश्यू को लेते हैं एग्जामिनेशन के लिए तो उस टिश्यू की हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है दोस्तों। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन का मतलब वो टिश्यू है और उसके अंदर क्या डिजीज है उसका एग्जामिन किया जाएगा, इसलिए हम उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन बोल देते हैं। तो ना तो ये सेल बायोलॉजी, ना टिश्यू बायोलॉजी, ना हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी हो गया। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द टिश्यू। दोस्तों टिश्यू के 4 टाइप हैं। कौन कौन से हैं, एपिथेलियम है, दूसरा कनेक्टिव है, तीसरा नर्वस टिश्यू है और चौथा कौन सा रह गया दोस्तों, मसल टिश्यू हो गया। तो देख लीजिएगा, एपिथेलिया यस टिश्यू का टाइप है, मसल है जी न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल का नाम है, न्यूरॉन सेल होती है जी, कनेक्टिव टिश्यू यस है। तो भैया ये क्या हो गया बच्चों, ये टिश्यू का टाइप नहीं, आंसर हो गया न्यूरॉन। ऑल ऑफ द टिश्यू डेवलप्ड फ्रॉम 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम देयर। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सारे के सारे जो टिश्यूज हमने चारों पढ़े वो 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स से डेवलप होते हैं दोस्तों। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म और एक होती है क्या, मीजोडर्म। समझ जाइएगा आप। एक्टोडर्म देखो जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें बताऊंगा। एक्टो का मतलब बाहर है, ठीक है ना, बाहर का मतलब भैया हमारा एपिथेलियम टिश्यू हमें कवर करके रखे हुए, इसका मतलब एपिथेलियम इसी से बनता है। एपिथेलियम वैसे तीनों जर्म लेयर से बनता है, एंडोडर्म से भी बनता है, मीजोडर्म से भी बनता है, लेकिन एक्टोडर्म का मतलब आप समझ जाइए एपिथेलियम इससे बना होता है। दोस्तों जो एक चीज हमें इस वर्ड टर्म के हिसाब से नहीं समझ में आएगी, एक्टोडर्म से ही हमारे नर्वस टिश्यू का मतलब डेवलपमेंट होता है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। मीजोडर्म से सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, एंडोडर्म से और भी कुछ टिश्यूज़ हैं और कुछ टिश्यूज़ हो सकते हैं और एपिथेलियम का भी इससे डेवलपमेंट होता है। तो आप यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कनेक्टिव टिश्यू किससे बनता है, मीजोडर्म से बनता है। नर्वस टिश्यू किससे बनता है, एक्टोडर्म से बनता है। नर्वस टिश्यू का क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीटेडली आ चुका है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में बार बार रिवाइज कीजिए दोस्तों, बैठ जाएंगी दिमाग के अंदर ये चीजें। कोई टिपिकल चीजें नहीं है दोस्तों, कहीं से और कहीं नहीं, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है इसलिए चीजें नहीं हो पा रही हैं। बेसिक्स जिस दिन क्लियर हो गए ना दोस्तों, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो आंसर क्या हो, क्वेश्चन क्या हो गया जी, कौन सा नहीं है जी, एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है, मायोडर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ द टिश्यू। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियम टिश्यू जब हम पढ़ेंगे, एपिथेलियम का मतलब जो टिश्यू हमारी बॉडी को या तो कवर कर रहा है या अंदर में किसी ऑर्गन को लाइन कर रहा है, तो वो टिश्यू क्या है, एपिथेलियम टिश्यू है, पहली चीज तो, ठीक है। एपिथेलियम के टिश्यू को भी हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम, एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको कैसे क्यों डिवाइड किया जी आपने, क्या बेस क्या है आपके पास में डिवाइड करने का। घर में बंटवारा कर देते हैं ना दोस्तों, बेस क्या था, झगड़ा हो रहा था 2 भाइयों के बीच में, इसलिए अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को अलग कर दिया, अलग अलग बिजनेस दे दिए उनको। तो यहाँ पर आपने क्यों बांट दिया जी, इसके अंदर रीजन क्या था भाई, इसके अंदर रीजन था कि सेल्स की लेयर्स के अरेंजमेंट के हिसाब से। अगर एपिथेलियम की एक ही लेयर है, सेल्स की एक ही लेयर है तो सिंपल है, अगर इसकी मल्टीपल लेयर है दोस्तों तो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। इसका मतलब किसके हिसाब से, अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ द सेल्स के हिसाब से हमने इसको 2 तरीके से बांट दिया, एक सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। दोस्तों अभी बार बार मैं स्टडी करा दूंगा, अभी आपको और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। सिंपल एपिथेलियम में कुछ सिंपल एपिथेलियम को हम फर्दर 3 तरीके से बांट देते हैं जी। एक होता है स्क्वेमस, एक होता है क्यूबोइडल, एक होता है कोलमनार, ठीक है ना जी। अब ये किस हिसाब से बांट दिए, क्यों बांट दिया जी आपने, कोई तो बेसिक बेस होगा आपके पास में। हाँ जी, हमने सेल्स की शेप एंड साइज के हिसाब से बांट दिया, शेप एंड साइज के हिसाब से हमने फर्दर बांट दिए। टाइल की तरह से दिखती है, क्यूबोइड की तरह से दिखती है, क्यूब की तरह से दिखती है, टोल होती है, कॉलम्स टोल होते हैं ना दोस्तों, तो कॉलम्स की तरह से दिखती हैं, इसलिए हमने इनको बांट दिया जी। इस तरीके से हमने बांट दिया, ठीक है।
अब इसमें से सिंपल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं दोस्तों वो एक मेम्ब्रेन पर टिकी होती हैं जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेस बनाती हैं। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को दोस्तों हमने पढ़ा क्यों है यहाँ पर, ठीक है ना। ये खुद सेल्स जो हैं वही रिलीज कर करके बना देती हैं। पहली चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं वो जो सर के ऊपर से निकलते हैं, कहीं लिखा ही नहीं है। ओके, तो आपने कहाँ से पढ़ा सर? पढ़ा भाई, थोड़ी डेप्थ में गहराई से जाके निकाल के लेके आए। ओके, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है कोई, क्या जी? डायबिटीज मेलाइटस का नाम सुनते हो? सुनते हैं जी। दूसरी स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। डायबिटीज मेलाइटस का नाम सुनते हैं दोस्तों? हाँ जी सुनते हैं। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर दो चीजें हम पढ़ते हैं, क्या भाई? रेटिनोपैथी का नाम सुना है सभी ने, और क्या पढ़ा है भाई? नेफ्रोपैथी का नाम पढ़ा है सबने। यस जी। इन कंडीशंस में क्या हो जाता है? अनट्रीटेड डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या हो जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो अफेक्ट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन दोस्तों, इसकी सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम होने पर क्या हो जाता है? ये ज़्यादा थिक हो जाती है। थिक हो गई तो रेटिनोपैथी कोज कर देती है, और नेफ्रोपैथी कोज कर देती है। तो चेंजेस किसके अंदर आ जाते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। क्या चेंजेस आ जाते हैं? ये थिक हो जाती है। तो अब देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने किसके अंदर डिस्कस की? एपिथेलियम के अंदर डिस्कस की दोस्तों हमने। मसल टिश्यू में डिस्कस नहीं की, कनेक्टिव में नहीं करी, नर्वस टिश्यू में डिस्कस नहीं करी, तो हमने डिस्कस ही नहीं किया आंसर अभी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं। विच टिश्यू इज इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन? दोस्तों टिश्यू के चार तरीके पढ़े, चार में से एपिथेलियम पढ़ा पहला टिश्यू। तो प्रोटेक्शन की नाम आए तो एपिथेलियम जो टिश्यू है, कहीं पर बॉडी को कवर करना हो या किसी ऑर्गन को लाइन करना हो, यानी लाइनिंग बनानी हो इसकी, तो ये एपिथेलियम टिश्यू है। एपी कवर करने का मतलब क्या हो गया? प्रोटेक्शन देना। लाइन का मतलब क्या हो गया? वहाँ पर या तो ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा, मान लीजिए लाइन करने का मतलब ये हो गया ये कुट्यूलर ऑर्गन है या होल ऑर्गन है। अब लाइन का मतलब इसका अंदर वाली स्ट्रक्चर जो है, वो अंदर वाली जो लेयर है वो इसने बना रखी है। इसका मतलब यहाँ से या तो कुछ बना करके अंदर इसके अंदर डिप कर देगा, या इसके अंदर जो बना हुआ है खुद ले लेगा। एब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन का काम करता है। तो कौन सा टिश्यू है जी? ये एपिथेलियम टिश्यू ये काम करता है। इनके काम नहीं है जी ये प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के काम। एपिथेलियम टिश्यू दैट इज फॉर्म्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेल्स। दोस्तों अभी मैंने बताया एपिथेलियल टिश्यू को हमने सेल्स की लेयर्स के हिसाब से दो में बांट दिया, एक सिंगल लेयर वाला, एक मल्टीपल लेयर्स वाला। पढ़ा ना हमने अभी? सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स वाले एपिथेलियम को हम सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं। मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेल्स वाले एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन है? नहीं जी, इनको भी फर्दर स्टडी कर लेंगे दोस्तों। अभी हम सिंपल एपिथेलियम फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू दैट इज फॉर्म्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स वाला स्ट्रेटिफाइड हो गया, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आंसर आ गया दोस्तों हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। ये देर नहीं है दोस्तों, 3 है, 3 कैटेगरीज। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, अभी मैंने बताया था ना कि क्यों किया जी क्लासिफिकेशन। दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना। अभी यहाँ पर एपिथेलियम का पहला क्लासिफिकेशन हमने किस में किया था? सिंपल में और स्ट्रेटिफाइड में। बेस ग्राउंड क्या था? लेयर्स ऑफ द सेल्स के हिसाब से। अब इसने बोला कि इस सिंपल को आपने वापस 3 में बांट दिया, किस में? स्क्वेमस में, क्यूबोइडल में और कोलमनार में। सही किया ना? किसके हिसाब से बांटा था दोस्तों? सेल्स की शेप एंड साइज के हिसाब से बांटा हमने। तो सिंपल एपिथेलियम को फर्दर स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कोलमनार में हम उनकी शेप्स एंड साइज के हिसाब से बांटते हैं। शेप एंड साइज के हिसाब से करेक्ट आंसर, ना कि नंबर ऑफ सेल्स, ना कि लेयर ऑफ द सेल्स, ना कि थिकनेस ऑफ द सेल्स की वजह से, के हिसाब से। एल्वियोलाई आर मेड ऑफ। दोस्तों एल्वियोलाई क्या हैं? लंग्स के अंदर एयर सैक्स जो हैं वही एल्वियोलाई हैं। सिंगल लेयर ऑफ द सेल से बनी होती हैं दोस्तों, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती हैं। जो स्ट्रक्चर्स, जो टिश्यू सिंगल लेयर ऑफ द सेल से बना होता है वो या तो डिफ्यूजन का काम कर रहा है या फिर फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है दोस्तों।
तो एल्यूलाई यहाँ पर क्या काम करती है, डिफ्यूजन का काम करती है। क्या डिफ्यूजन करती है, जो ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको डिफ्यूज करके अंदर ले लेती है ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। डिफ्यूजन है दोस्तों, डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो रहा है। फिल्ट्रेशन कहाँ कर ले रही है अभी, रीनल ट्यूब्यूल्स में, नेफ्रॉन्स के अंदर फिल्ट्रेशन का काम कर ले रही है, ठीक है ना। तो एल्यूलाई जो किसकी बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स की। सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स का मतलब क्या हो गया भाई, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में भी दोस्तों हमने तीन चीजें बांटी। तीन चीजें कौन कौन सी भी, एक स्क्वेमस, एक क्यूबोइडल और एक था कोलमनार, ठीक है ना दोस्तों। अब इन तीनों के अलग अलग काम है। जहां पर भी ये डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का काम है ये स्क्वेमस एपिथेलियम करता है। कैसी सेल्स होती हैं, इसकी फ्लैटेंड सेल्स होती हैं हमारी टाइलों की तरह से। क्यूबोइडल यानी क्यूब वाली स्ट्रक्चर की, और ये किसका काम करती हैं दोस्तों, सिक्रेशन का काम करती हैं। इसका मतलब कोई ना कोई ग्लैंड है, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गई, इसमें क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। तीसरी हो गई भी कोलमनार सेल्स। कोलमनार सेल्स कौन सी होती है भाई, टिश्यू, कोलमनार टिश्यू कौन सा होता है जी, इसकी सेल्स जो टॉल होती हैं। टॉल सेल्स का मतलब दोस्तों ज़्यादा एक्टिव होती हैं। क्या काम करती हैं दोस्तों, ये भी सिक्रेशन का काम कर सकती हैं, ठीक है ना, ये भी सिक्रेशन का काम करती हैं। इनके अंदर जो सिलिया होते हैं वो बाहर स्वाइप करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर एयर सेक्स या एल्यूलाई जो है वो सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स का मतलब, इसमें सिंपल एपिथेलियम, लेकिन सबने नाम सिंपल एपिथेलियम का लिख दिया दोस्तों। इनमें भी कौन सा, स्क्वेमस एपिथेलियम, यस, मेड ऑफ स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, ट्रेकिया इज लाइंड विद, अब देखो लाइन का नाम आ गया ना, लाइनिंग हो रखी है, तो दोस्तों हमेशा दिमाग में रख लेना किसका है आंसर, ये हमेशा लाइनिंग का नाम किसका है दोस्तों, एपिथेलियम से हो रखी है लाइन, तो ठीक है जी। अब एपिथेलियम में भी कौन है जी, ट्रेकिया में किसकी लाइनिंग हो रखी है दोस्तों, सिलिएटेड कोलमनार, नॉन सिलिएटेड कोलमनार, केरेटिनाइड और नॉन केरेटिनाइड। दोस्तों अब मैं पढ़ा देता हूँ आपको ना, ताकि अब आपको ये केरेटिनाइड नॉन केरेटिनाइड के नाम आ गए तो थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा लूँगा। एपिथेलियम को हमने पहले सिंपल और स्ट्रेटिफाइड पढ़ा दोस्तों हमने, ठीक है ना। अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा दोस्तों, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या था। सिंपल के अंदर दोस्तों हमने वापस सेल की शेप एंड साइज के हिसाब से क्या क्या बांट दिया था, स्क्वेमस बांट दिया, क्यूबोइडल बांट दिया और कोलमनार बांट दिया, ठीक है ना। कोलमनार दोस्तों ट्रेकिया के अंदर सिलिया होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ट्रेकिया के अंदर सिलिया की हमें ज़रूरत है, ताकि जो म्यूकस सिक्रेट हुआ और कोई पैथोजेंस आ गए, डस्ट अगर कोई गलती से आ गई तो उसको बाहर आप क्या करते रहो भाई, मूव कराते रहो, बाहर उसको स्वीप कराते रहो, ठीक है ना दोस्तों। सिलिया होता है। कोलमनार एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, ये म्यूकस सेल्स सिक्रेट करती हैं। म्यूकस सेल्स कौन सिक्रेट करती हैं दोस्तों, गोबलेट सेल्स होती हैं। ऐसी गोबलेट सेल्स दोस्तों किसके अंदर और होती हैं, स्टोमक की लाइनिंग के अंदर भी होती हैं दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पर ट्रेकिया की लाइनिंग के अंदर जो गोबलेट सेल्स हैं वो म्यूकस जो रिलीज कर रही हैं, ये भी बाहर जाना चाहिए। इस म्यूकस के साथ जो कोई पैथोजन आ गया, कोई डस्ट आ गई, कोई माइक्रोब आ गया, तो सब के सब बाहर झाड़ू लगते रहने चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ट्रेकिया के अंदर क्या होता है भाई, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम होता है। क्या होता है दोस्तों, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। नॉन सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम कहाँ होगा, जिसमें सिलिया प्रेजेंट नहीं होती। और कहाँ पर है दोस्तों, जैसे कि स्टोमक की गोबलेट सेल्स हैं वो क्या है, नॉन सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम की बनी हुई है। वहाँ पर जो गोबलेट सेल जो बना रही है, टिश्यू बना रही है, लाइनिंग जो बना रही है, वो नॉन सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, आगे मूव। अच्छा जी, एक और इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मल्टीपल लेयर्स। ये भी 2 तरीके का है, या तो स्क्वेमस है, स्क्वेमस इसके अंदर भी था, ये या क्या है, ट्रांजिशनल है दोस्तों। ट्रांजिशनल का आपको मैं पहले ही नाम बता देता हूं दोस्तों। ट्रांजिशनल एक्चुअल में क्या होता है, ये स्ट्रेच कर सकता है दोस्तों, ये टिश्यू, ये स्ट्रेचेबल टिश्यू है दोस्तों। और इसका एक ही एग्जांपल दिमाग में रख लेना कि यूरिनरी ब्लैडर जो है जब भरेगा तो स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होगा तो दोस्तों फैलेगा। अब फैलेगा तो दोस्तों वो कहीं मतलब फट नहीं जाए, तो इसके लिए स्ट्रेचेबल टिश्यू है दोस्तों ये। और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर भी है। तो यूरिनरी ब्लैडर की और यूरिनरी ट्रैक्ट्स की जो लाइनिंग है वो किससे बनी होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक भी आउटडेटेड क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है दोस्तों, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। आपको मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। बात आई स्क्वेमस एपिथेलियम की, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड दोस्तों ये 2 तरीके का हो जाता है। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। स्ट्रेटिफाइड को हमने क्या बांटा भाई, एक स्क्वेमस हो गया, दूसरा क्या हो गया, ट्रांजिशनल। इस ट्रांजिशनल का मैंने आपको एग्जांपल क्या बता दिया, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट जो कि स्ट्रेचेबल होता है।
स्क्वेमस में क्या हो सकता है दोस्तों, या तो ये ड्राई सरफेसेज पर हो सकता है, ड्राई जगह पर हो सकता है, या फिर वेट सरफेसेज पर हो सकता है। ड्राई सरफेसेज का नाम दिमाग में आती है दोस्तों, समझ लेना किसका बना होगा, किरेटिन का बना होगा, तो मतलब किरेटिनाइड हो गया। वेट सरफेसेज का मतलब किरेटिन का नहीं बना, मतलब नॉन किरेटिनाइड है। अब दोस्तों यहां से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जांपल्स के अंदर। किरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहां कहां पर है, आप इसके दिमाग में रख लेना, हेयर, स्किन एंड नेल। हेयर, स्किन एंड नेल जो है किरेटिनाइड एपिथेलियम है। नॉन किरेटिनाइड का एग्जांपल का मतलब ये वेट सरफेसेज हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंजक्टिवा वेट सरफेस है, इसी की बनी हुई है। ओरल म्यूकोसा जो है वो इसी की बनी हुई है। फेरिंग्स जो है वो इसी की बनी है। इसोफेगस जो कि लाइनिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों हम ना, ये लाइनिंग, इनकी लाइनिंग जो है इसी की बनी हुई है। वजाइना की लाइनिंग जो है वो इसी की है दोस्तों। सर्विक्स की जो लाइनिंग है वो इसी की है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, किरेटिनाइड और नॉन किरेटिनाइड एपिथेलियम। ये है दोस्तों। तो ट्रेकिया किसका था भाई, सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम का हो गया। हेयर, स्किन एंड नेल अभी पढ़ लिया दोस्तों हमने, किस में था, स्ट्रेटिफाइड में था। स्ट्रेटिफाइड में भी एक तो स्क्वेमस था, एक ट्रांजिशनल था। ट्रांजिशनल के नाम से दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट के नाम से छोड़ दिए, तो ये तो है ही नहीं यहाँ पर। स्क्वेमस में भी एक किरेटिनाइड, एक नॉन किरेटिनाइड। किरेटिनाइड कहाँ पर, ड्राई सरफेसेज पर। नॉन किरेटिनाइड कहाँ, वेट सरफेसेज पर। तो स्किन, हेयर एंड नेल वेट सरफेसेज हैं क्या, नहीं है, ये क्या है, ड्राई सरफेसेज हैं दोस्तों। तो सिलेटेड कोलमनार नो, नॉन सिलेटेड नो, किरेटिनाइड यस, नॉन किरेटिनाइड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजक्टिवा इज मेड अप ऑफ, अभी पढ़ लिया दोस्तों, वेट सरफेस है, नॉन किरेटिनाइड है दोस्तों, तो सिलेटेड नो, नॉन सिलेटेड नो, किरेटिनाइड नो, नॉन किरेटिनाइड यस। ऐसे दोस्तों क्वेश्चंस करने होते हैं, समझने होते हैं। ऐसे नहीं कि जो लोग क्वेश्चन सीरीज चलाते हैं, हाँ जी आज हम 500 क्वेश्चन पढ़ेंगे जी, क्वेश्चन पढ़ दिया, आंसर पढ़ दिया, क्या काम का भाई। आज कोई एक आधा क्वेश्चन याद भी रह गया तो परसों भूल जाएंगे हम उनको, ठीक है। ऐसी चीजें याद नहीं करनी दोस्तों, इस तरीके से नहीं करना काम। ओके नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड विद, बता दिया दोस्तों मैंने आपको, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एक्सक्लूसिवली ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इन पापा निकोलो टेस्ट विच सेल्स आर एग्जामिन्ड, दोस्तों नाम सुना है क्या पापा निकोलो का, चलो नहीं सुना तो कोई बात नहीं। पेप स्मीयर का नाम तो सुना होगा। पेप स्मीयर में क्या करते हैं दोस्तों, स्मीयर लेते हैं किसका दोस्तों, एपिथेलियल सेल्स का। किसकी एपिथेलियल सेल्स दोस्तों, वजाइना और सर्विक्स की, स्पेशली सर्विक्स की सेल्स को एग्जामिन करते हैं दोस्तों। क्यों करते हैं, ताकि सर्विक्स की सेल्स में जो अर्ली चेंजेज आ रहे हैं वो पता लग जाएं और कार्सिनोमा को हम अर्ली डिटेक्ट कर ले दोस्तों। इसे हम बोलते हैं पापा निकोलो टेस्ट या पेप स्मीयर। क्या किया दोस्तों, आपने एपिथेलियल सेल्स एग्जामिन करी, किसकी करी दोस्तों, सर्विक्स की सेल्स एग्जामिन करी दोस्तों। एग्जाम यह भी आया ना, वजाइना सर्विक्स आ जाए तो भी वो आंसर सही है, ठीक है। ये फाइब्रोब्लास्ट वाइब्रोब्लास्ट कुछ भी नहीं है आंसर। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रेशन दोस्तों, दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड दोस्तों पता है आपको, हार्मोन्स रिलीज करती हैं, सिक्रेट करती हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करती हैं। ब्लड के अंदर रिलीज करती हैं दोस्तों, किसी डक्ट के अंदर कभी नहीं करती, इसलिए इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब अपने सिक्रेशन को डक्ट्स के अंदर रिलीज करती हैं, और वो डक्ट्स जो हैं फिर आकर के किसी, या तो किसी सरफेस पर या किसी फिर होलो केविटी के अंदर या होलो ऑर्गन के अंदर जाकर के अपने आप को खाली कर देती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ सिक्रेट करती हैं भाई, अपने इनटू डक्ट्स, यस, ब्लड के अंदर नहीं, एंडोक्राइन करती हैं, होलो केविटी नहीं, इनमें दोस्तों ये अपने आप को खाली करती हैं। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बताया, दे एम्प्टी देमसेल्व्स इन होलोक्राइन होलो केविटीज, सिक्रेट नहीं करती हैं इनटू अनदर ग्लैंड्स, नो। द टिश्यू प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इज, दोस्तों दो तरीके के एडिपोज टिश्यूज हम पढ़ते हैं, कौन कौन सा, एक वाइट पढ़ते हैं, एक ब्राउन पढ़ते हैं, वाइट ब्रेड ब्राउन ब्रेड। वाइट टिश्यू जो है वो एडल्ट्स में है, ब्राउन जो है दोस्तों एडल्ट्स में नहीं होता, किस में होता है, न्यूबॉर्न के अंदर होता है। क्यों होता है दोस्तों, इस एडिपोज टिश्यू के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम आपको पता है रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन से क्या बनती है दोस्तों, एनर्जी। एनर्जी के मोलिक्यूल्स क्या हैं, एटीपी प्लस हीट जनरेट होती है, और ये हीट जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है।
तो इसका मतलब टिश्यू जो न्यूबॉर्न में प्रेजेंट है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। क्लियर, मूव टू नेक्स्ट। ए लिगामेंट बाइंड्स, दोस्तों इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 चीजों के आप नाम पढ़ते हो क्या क्या? एक होता है लिगामेंट, एक होता है फेसिया, एक होता है टेंडन। अब ये बोन और मसल के बीच में होते हैं। कौन किसके बीच में होता है दोस्तों, ये पढ़ लीजिए आपको। BBL बोन टू बोन बांधता है दोस्तों, बोन को बोन से अटैच करने वाली स्ट्रक्चर क्या है? लिगामेंट है। फेसिया MMF मसल को मसल से अटैच करने का काम करती हैं। और टेंडन का मतलब अपने आप समझ गए, बोन टू मसल हो गया दोस्तों, बोन टू मसल। तो लिगामेंट पूछा इसने, लिगामेंट का मतलब बोन टू बोन अटैच करते हैं, बाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिफेक्ट ऑफ फिब्रिलिन जीन दैट रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द इलास्टिन फाइबर्स। दोस्तों फिब्रिलिन जीन का डिफेक्ट है दोस्तों, मैं नाम बता देता हूं दोस्तों, ये होता है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम क्या है दोस्तों? जीन डिफेक्टिव जीन का डिसऑर्डर है। क्या है भाई? डिफेक्टिव जीन का डिसऑर्डर है। ये जीन कौन सा होता है डिफेक्टिव? कौन सा जीन डिफेक्ट हो जाता है दोस्तों? फिब्रिलिन जीन जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है। यहाँ पर लिखा भी है फिब्रिलिन जीन डिफेक्टिव हो जाता है। इस फिब्रिलिन जीन्स के डिफेक्ट हो जाने से दोस्तों क्या हो जाएगा? फिब्रिलिन जीन के डिफेक्ट हो जाने से क्या हो जाता है दोस्तों? इलास्टिन फाइबर्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, मालफॉर्म्ड हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज जो हैं, एक्सट्रीमिटीज किसको बोलते हैं? हाथ पांव जो हैं वो क्यों? क्योंकि पेरियोस्टियम जो है वो बढ़ती चली जाती है, कवर जो है वो रोक नहीं रही है बोन ग्रोथ को, तो एक्सट्रीमिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं दोस्तों। सस्पेंसरी लिगामेंट्स पढ़ते हैं हम किसके अंदर? आईज के अंदर। वीक रह जाते हैं, आंखें अकोमोडेट नहीं कर पाती, इसलिए ब्लड विजन आ जाती है। ठीक है दोस्तों। एओर्टा जो है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो बर्स्ट हो सकता है। तो ये फिब्रिलिन जीन का डिफेक्ट होने का डिसऑर्डर है। कौन? मार्फन सिंड्रोम, जिसके अंदर इलास्टिन फाइबर्स जो हैं वो एबनॉर्मली डेवलप होते हैं, मालफॉर्म्ड हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन वेव स्प्रेड्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। किसके अक्रॉस दे दोस्तों? हमें पता है और हमने स्टडी भी करते हैं और अभी हम टिश्यू पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। ये दोस्तों मैंने क्या दिखाया है यहाँ पर? मसल सेल दिखाई हैं। ये एक मसल सेल, दूसरी मसल सेल, तीसरी मसल सेल, 2 मसल सेल्स के बीच में देखो ये डार्कन स्पेस है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकलेटेड डिस्क बोलते हैं। इसकी एक फिजियोलॉजिकल यानी काम करने में हेल्प करती है। फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है दोस्तों। क्या सिग्निफिकेंस है? पेस मेकर से एक बार कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया यानी वेव शुरू हो गई तो क्या होगा? वो एक से दूसरी सेल को, दूसरी से तीसरी को सेल को दोस्तों ट्रांसमिट कर दी जाती हैं। हर एक सेल को जाकर के जगाना नहीं पड़ता, स्टिमुलेट नहीं करना पड़ता। तो अक्रॉस दिस इंटरकलेटेड डिस्क एक सेल से दूसरी सेल तक क्या हो जाता है? जो कॉन्ट्रैक्शन वेव जो हैं वो मूव कर जाती हैं, स्प्रेड होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बने रहिए हमारे साथ में यानी नर्सिंग स्मार्ट के साथ में, आपके लिए और ऐसी डेली वीडियो लेकर के आएंगे दोस्तों। अभी आप देख रहे हो ना, हमने 10 मिनट का वीडियो बनाया, 5 मिनट का बनाया, 20 मिनट का बनाया दोस्तों। हमारी वीडियो जो हैं या तो पार्टीशन में या सिंगल वीडियोज में दोस्तों ये 1-1 डेढ़ घंटे तक क्वेश्चन आंसर बेस्ड वीडियो जाने वाले हैं, जो कि आपको सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे। ऐसा नहीं है कि सेल क्या है उसका आंसर बता दिया, टिश्यू क्या है उसका आंसर बता दिया, उसको डिस्क्रिप्टिव में दोस्त सब कुछ बताएंगे दोस्तों आपको, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में जाकर के चिपके। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से जो प्यार स्नेह मिल रहा है दोस्तों, उसके लिए दिल खोल करके आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।